संपूर्ण भारत के छात्रगण आ गए हो सुनील जी खाटी बिहारी। और तोहार के पिछला 5 दिन के हम वीडियो नइखे प्रस्तुत कैले बाटन। हम आपको पिछले 5 दिन से आपको वीडियो न डाल पाया। इसका कारण ये था कि मुझे कोल्ड और फ्लू हो गया था, सर्दी हो गया था। आई कुडंट एबल टू डिलीवर द वीडियो लेक्चर। The cause behind it that I was suffering from the flu and cold. It was simple cold, लेकिन इस स्थिति में हमार नकिया बहुत आ रहा। हमार नाक में मान लो कि यदि बहुत आ रहा तो हम कैसे तोरा के पढ़ात बानी। हमने नाक रुमाल पोछत पोछत हमारा टाइम गुजर। अब आइए शुरुआत में करता हूं। इस बार आपको ये चैप्टर का नाम है मानव में जनन, और ये 12th का आपका इसके ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ। 2 बार सुन लो, जब तक कब्र तक नहीं पहुंचोगे तब तक ये याद रहेगा। और तुम यदि सुन लोगे तो तुम्हारे नाती पोता तक को तुमको याद हो जाएगा। शुरुआत में करता हूं मानव में जनन से मैं शुरुआत करता हूं। और ये कि जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो उस स्थिति में जन्म देने के बाद स्तन ग्रंथियों में जो दूध का उभार आता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लैक्टेशन। उसको क्या कहते हैं? लैक्टेशन, या उसको हिंदी में कहते हैं दुग्ध स्रवण। दुग्ध स्रवण सामान्य रूप से ये जान लीजिए कि ये जो प्रथम स्तन या इसको खीस भी कहते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है। ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न होती है और बच्चा को प्रथम जब जन्म ले तो उस स्थिति में जो पीला वाला दूध है उसको निश्चित पिला देना चाहिए, ताकि वो बच्चा के लिए एक रामबाण का काम करता है। बच्चा बीमार कम पड़ेगा। अगला प्रश्न कि ये बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, तैयार हो जाओ। तो ये प्रश्न ये है कि मानव की सगर्भता की अवधि, एकदम सामान्य प्रश्न है, ये कितने माह की होती है? 9 माह की होती है, सब आदमी जानते हैं। ये दूसरा प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव का बेहद आसान था। तीसरा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न आ गया कि मानव का भ्रूण का हृदय कितने सप्ताह के बाद निर्मित हो जाता है? मान लीजिए मानव भ्रूण ये 4 सप्ताह के बाद निर्मित होता है, अर्थात कि 1 महीना के बाद बच्चे का हृदय वो धड़कने लगेगा गर्भ में। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। ये सच पूछे तो अमिताभ बच्चन है आपका इस चैप्टर का। तो इसमें कि सगर्भता के कैवें सप्ताह में इसमें पैर और उंगली विकसित हो जाती है? तो पैर और उंगली विकसित हो जाती, जैसे पैर की उंगली विकसित हो जाती है, तो ये हम जानना चाहते हैं 8वें सप्ताह में, अर्थात कि 2 महीना में पैर की उंगली विकसित हो जाती है। अगला प्रश्न, ये इस चैप्टर का अमिताभ बच्चन है कि इसमें कि कितने सप्ताह के बाद, गर्भधारण के कितने सप्ताह के बाद इसमें प्रमुख तंत्र और जनन तंत्र की रचना हो जाती है? यदि इसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाए तो यह पता हो सकता है जी ये बेटा है कि बेटी है। लेकिन ऐसा करना मत, ये बहुत बड़ा अपराध है और ये मानव जगत के संदर्भ में अपराध है, और सरकार इसके लिए कठोर दंड भी आपको दे सकती है। तो ये 12वें सप्ताह के बाद, कितने सप्ताह के बाद? 12वें सप्ताह के बाद। अच्छा, अब एक और प्रश्न, ये भी आपका इस चैप्टर का अक्षय कुमार है। तो गर्भावस्था के कितने माह के बाद गर्भ में गतिशीलता आ जाती है? उसके बाद वो हाथ पैर छिटकाने भी लगता है और पेट में उसका आभास भी होता है मां को। तो ये 5वें माह के बाद। अच्छा, अब एक और प्रश्न, अगला प्रश्न, लगभग हम 7वें वस्तुनिष्ठ तक पहुंच चुके हैं। गर्भ के कितने सप्ताह के बाद इसमें शरीर पर, बच्चे के शरीर पर कोमल बाल भी निकल जाते हैं और आंख के पलक अलग अलग हो जाते हैं? पहले आंख का पलक सटा होता है, तो ये 24वें सप्ताह, अर्थात कि 6 माह के बाद। ठीक, अब चलिए, अब अगला प्रश्न ये है कि गर्भ से बच्चा जो बाहर की ओर निकलता है, इसमें बाहर निकलने की इस क्रिया को, इसमें एक जोरदार संकुचन होती है कि जैसे मान लीजिए योनि द्वार है, उसके अंदर एक पुश होता है, दबाव लगता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पर्ट्यूरेशन। उसको कहते हैं पर्ट्यूरेशन, अंग्रेजी में कहते हैं। अच्छा, प्रसव एक जटिल क्रिया है। ये किस क्रिया विधि से प्रेरित होती है? यह भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, यह आपको उच्च स्तर के एग्जामिनेशन में पूछता है। तो यह है आपका न्यूरो इंडोक्राइन। इस मेथड से यह आपको उत्प्रेरित होती है। हिंदी में कहिएगा तो तंत्री अंतरस्रावी से यह प्रेरित होती है। इसके बाद प्रसव के लिए पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा उत्पन्न होता है। इसके बाद गर्भाशय में
माइल्ड, हल्का हल्का संकुचन होता है, जिससे देखिएगा कि गर्भ को बाहर की ओर फेंकने की प्रवृत्ति चले आती है। तो इसको किस तरह का हम, इसका क्या नाम देते हैं बायोलॉजी में? इसका नाम देते हैं उत्क्षेपण प्रतिवर्त। उत्क्षेपण मीन्स बाहर की ओर फेंकना, और प्रतिवर्त मीन्स की इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स करना। तो रिफ्लेक्स करना, ठीक। अगला प्रश्न, ये 8वें वस्तुनिष्ठ के प्रश्न की ओर हम पहुंच चुके हैं। तो मातृ पीयूष ग्रंथि से, या मान लीजिए मां को पीयूष ग्रंथि से कौन सा टॉक्सिन निकलती है जो उसको गर्भ को निकलने में सक्रिय बनाती है, उसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। कभी कभी देखिएगा कि उसमें सुई भी लगा देती है। जब मां का यदि गर्भ में लेट हो रहा और मां को दर्द प्रसव पीड़ा बहुत ज्यादा होती है, तो उस स्थिति में नर्स सुई लगा देती है, तो चंद देर के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। चलिए, अब इस तो प्रश्न कई बार कंपटीशन में पूछ चुका है, ये इस चैप्टर का अमिताभ बच्चन है कि जब मां का एक्स क्रोमोजोम्स और पिता के एक्स क्रोमोजोम से मिलेगा तो किस तरह का बेटा का रचना होगा, पुत्र होगी कि पुत्री? तो उस स्थिति में पुत्री होगी। एक्स क्रोमोजोम्स, पुत्री। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मां का एक्स क्रोमोजोम्स और पिता का वाई क्रोमोजोम्स यदि संलग्न होगा तब क्या होगा? पुत्र का निर्माण होगा, पुत्र का निर्माण होगा, बेटा का निर्माण होगा। बिल्कुल सही। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बेटा होगा या बेटी होगा, इसके लिए मूल रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए मूल कारक कौन है? मां कि पिता की अन्य प्रक्रिया? इसके लिए मूल आपका रिस्पॉन्सिबल है वो पिता के द्वारा प्राप्त गुणसूत्र, इसलिए पिता ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बराबर ये आपको पूछता है, बराबर ये पूछता है। तो ठीक, अब अगला प्रश्न ये जान लीजिए कि अपरा का कार्य इस या भ्रूण में ऑक्सीजन का पोषण ये कौन करता है? तो भ्रूण में ऑक्सीजन का पोषण अपरा करता है, इसको हम लोग प्लेसेंटा भी कहते हैं। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने का भी काम ये अपरा ही करता है, प्लेसेंटा ही करता है। ठीक, एक और प्रश्न यहीं से आप जान लीजिए, वस्तुनिष्ठ लाजवाब बेहतरीन प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न कि अपरा जो है ये कहां से जुड़ा होता है? ये नाभि से जुड़ा होता है। कहां से जुड़ा होता है? ढोरी से। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो देखिएगा कि एक तरह से नलीनुमा संरचना लगा रहता है जिसको ब्लेड से नर्स काटती भी है, तो उसको नाभि रज्जु से ये जुड़ा रहता है, और जिसको हम लोग इसमें अम्बिलिकल कार्ड भी कहते हैं, उससे जुड़ा रहता है। और ये भ्रूण को सभी पदार्थ अंदर ले जाने और बाहर ले जाने में यही मदद करता है। ठीक, अच्छा, अब इसमें कि अपरा अंतरस्रावी उत्तक का भी कार्य करता है, तो इसमें कौन कौन सा हार्मोन जो है ये संचारित होता है? इसमें हार्मोन संचारित होता है गोनोट्रोपिक, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सब आपको इसमें उत्पादित होता है। इन सब का अपना अपना कार्य भी है। एक और ध्यान रखिएगा कि योनि छेद, मान लीजिए कि योनि छिद्र को बड़ा करने में किसकी भूमिका होती है, उसको आसान करने में किसकी भूमिका होती है? उसमें भूमिका होती है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या होता है कि योनि छिद्र को बड़ा आकार दे करके और बच्चा को बाहर इसमें निकालने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। ठीक, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, लाजवाब। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अब अगला ये जानना है कि इसमें आर्तव चक्र जो होता है ये स्त्री में कितने दिनों के अंतराल पर होता है, जिसको मेंस भी कहते हैं, जिसको इसमें मेंस होना या पीरियड्स भी होना कई महिलाएं भी कहती हैं। तो ये होता है 28 से 29 दिन की अवधि में। कितनी दिन की अवधि में स्त्री में? तो 28 से 29 दिन के अवधि में। खास करके जो लड़की होंगे उनको तो ये पता होगा, चूंकि 12th आते आते तक उनमें ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन लड़कों को चूंकि ये घटनाक्रम नहीं होती है, लड़कों को घटनाक्रम नहीं होगी तो उसको पता कैसे होगा? तो बायोलॉजी यदि पढ़ेगा तो वहां से जानकारी मिलेगी, नहीं तो हम तो तुमको बता ही दिए। लेकिन लड़का में नहीं होता है, लड़का में घटनाक्रम नहीं होता है। अच्छा होता है, नहीं होता है। चलिए, अब आर्तव चक्र के बारे में कि अगला प्रश्न जो ये आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि आर्तव चक्र के मध्य में किस चीज का उत्सर्ग
उत्सर्जन होता है, तो एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है, अंडाणु का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न, लगभग हम 12वें प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। आर्तव चक्र के शुरुआत में रक्तस्राव होता है, ये लगभग कितना दिन तक जारी रहता है? तो 3 से 5 दिन तक। तो मेंस का पीरियड 3 से 5 दिन तक रहता है। और इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि जो मान लीजिए एक ब्लड टाइप से निकलता है, जो अवशिष्ट पदार्थी रहता है वो निकलता है। अब अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लल्लन टॉप प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। यदि आर्तव चक्र किसी लड़की का रुक जाए एक खास उम्र के बाद, मान लीजिए 14 वर्ष की उम्र के बाद, तो वो क्या साबित करता है? वो साबित करेगा, एक कि गर्भधारण का ये साबित करता है, वो एक खतरे की स्थिति है, या नहीं तो कभी कभी तनाव और निर्बल स्थिति में भी ये हो जाता है। लेकिन जनरली यदि आर्तव चक्र रुक जाए तो ये बहुत बड़ा खतरे का है। और इसमें स्वाभाविक है कि चिकित्सा में तुरंत चले जाना चाहिए। अच्छा, अब 14वां के वस्तुनिष्ठ के प्रश्न के लगभग हम पहुंच चुके हैं। स्त्री में आर्तव चक्र या स्त्री में मेंस किस आयु में लगभग बंद हो जाती है? तो लगभग इसको 50 वर्ष के आयु में बंद हो जाती है। अगला प्रश्न, लगभग हम 15वां वस्तुनिष्ठ की ओर पहुंच चुके। बेहतरीन लल्लन टॉप प्रश्न, ये पूछिए तो सच पूछिए, चैप्टर की आपकी कैटरीना कैफ है कि इसमें आर्तव चक्र का बंद होना को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी में रजोनिवृत्त या मेनोपॉज कहते हैं। रजोनिवृत्त या मेनोपॉज कहते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब 16वां से प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके। 16वां प्रश्न कि मैथुन क्रिया के दौरान लगभग कितने शुक्राणु ये जनरेट होते हैं? तो इसका उत्तर जान लीजिए, इसका आंसर जान लीजिए, 20 से 30 करोड़ के आसपास इतने शुक्राणु ये जनरेट होते हैं। अच्छा, अब शुक्राणु के परिपक्वता और गतिशीलता के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है? तो शुक्राणु के परिपक्वता और गतिशीलता के लिए आवश्यक तत्व है अधिवृषण, शुक्रवाहक और शुक्राशय और पुरस्थ ग्रंथि, ये सब चीज आवश्यक है। इससे अगला प्रश्न, लगभग हम 19वें वस्तुनिष्ठ तक पहुंच चुके हैं। जब शुक्राणु प्लाज्मा के साथ मिलता है तो किस चीज का निर्माण होता है? सीमेन का, जिसको हम लोग वीर्ज भी कहते हैं, या सीमेन का निर्माण होता है। तो वीर्ज या सीमेन भी उसको हम लोग कहते हैं। ठीक, तो इसको सीमेन भी कहते हैं। अच्छा, अब लड़कियों का या महिला का कौन सा अंग जो संभोग के दौरान उसको छू देने से वो अत्यंत ही उत्तेजित हो जाती है, उनमें इस तरह की घटना चले आती है। वो छोटी उंगली सी रहती है जो 2 बृहद भगोष्ठ के मिलन बिंदु के पास होता है, उसको क्या कहते हैं? भगशेप कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लिटोरिस। तो क्लिटोरिस रहती है, तो ये 2 बृहद भगोष्ठ के बीच में एक छोटा सा बिंदु रहता है। हालांकि इतनी चीज मुझे गहराई पूर्वक न बतलाना चाहिए, कुछ लोग, चूंकि मैं आपको बायोलॉजी बतला रहा हूं और अब आप परिपक्व हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तब इसको बतलाने में कोई हमें आपत्ति नहीं है। अच्छा, योनिच्छद या जिसको हम कहते हैं कि वेजिना होल, जो स्टार्टिंग है, वो इसका मान लीजिए कि जैसे झिल्ली किस परिस्थिति में फट सकता है? तो ये संभोग के दौरान प्रायः फटता है, यदि लड़की विर्जिन है, पूर्णपेन कौमार्ज है, कुमारी है, अथवा कभी कभी तेज धक्के या मान लीजिए साइकिल विकिल चलाने के भी दौरान ये कौमार्ज भंग हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते किसी लड़की को यदि मान लीजिए विवाह के बाद या मान लीजिए प्रथम संभोग के दौरान यदि उसका मान लीजिए झिल्ली नहीं फटने का संकेत मिलता है, इसका माने वो दुष्चरित्र है, जी नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि इसमें कि गर्भाशय में 3 परत होती है। गर्भाशय में 3 परत होती है, कौन कौन परत होती है? तो एक परत होती है परिगर्भाशय, जो बाहर गर्भाशय का आवरण होता है, इसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। दूसरा परत है, इसको कहते हैं पेशीय अस्तर, तो पेशीय अस्तर जिसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं। और एक तीसरा गर्भाशय का अंतर अस्तर है, जिसको हम लोग एड्रोमेट्रियम कहते हैं। तो एड्रोमेट्रियम कहते हैं, इसको हम लोग एड्रोमेट्रियम कहते हैं। चलो भैया, अब अगले इसमें सेक्शन की ओर चले, इसी सेक्शन की ओर चले। तो चलिए, स्त्री में गर्भाशय कितनी होती है? ये अगला प्रश्न, लगभग हम 23वें वस्तुनिष्ठ तक पहुंच चुके हैं। गर्भाशय स्त्री में केवल 1 होती है। यदि वो गर्भाशय किसी कारणवश से किसी को मान लीजिए गर्भाशय का कैंसर हो जाए या किसी और में यदि उसको निकाल लेंगे तो उस औरत को अब मां बनने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। अगला प्रश्न, लगभग हम 24वां प्रश्न की ओर पहुंच चुके। अंडाशय या
ये, या हम इसको ऐसा कहना चाहते हैं कि स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है। स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, तो उसका प्राथमिक लैंगिक अंग उत्तर जान लीजिए अंडाशय है। ये आपको, जिसको अंडाणु भी हम लोग कहते हैं, ओवम भी हम लोग कहते हैं, ये कई स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न करता है। अच्छा, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई कितनी होगी, तो 2 से 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 2 से 4 से। याद रखना, सुनील जी खाती बिहारी पूछ रहा है, मारबो 10 गिनबो 1। चल गए बात, तू है बतला, स्त्री की अंडाशय की लंबाई कितनी होती है, तो 2 से 4 सेंटीमीटर। 80% नंबर आएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जल्दी बोल, रजीबा तोरे से पूछ रहे हैं, निमोचिया रजीबा तू है, बोल जल्दी बोल कि स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, अंडाशय है। बिल्कुल सही जवाब, बार गणेश बात, 80% नंबर आएगा। अगला प्रश्न कि स्त्री के जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है, अंडाशय, अंडवाहिनी जिसको ओविडिक्ट भी कहते हैं, अंडाशय ओवरी कहते हैं, गर्भाशय यूटेरस कहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा इसको सर्विक्स कहते हैं, और एक योनि वेजाइना कहते हैं। इतनी, और एक बाहरी जनन इंद्रिया भी शामिल है। क्या क्या, अंडवाहिनी ओविडिक्ट, अंडाशय ओवरी, गर्भाशय यूटेरस, गर्भाशय ग्रीवा, और फिर आपका एक योनि वेजाइना और बाहरी जनन इंद्रिया। ठीक, अब अगला प्रश्न बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, लल्लन टॉप प्रश्न है। मैथुन के दौरान शिश्न को लुब्रिकेशन का प्रदान करने का कौन सा ग्रंथि काम करता है, उस ग्रंथि का नाम है वोल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि। वोल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि, ये आपको उसमें लुब्रिकेशन, आप इसमें कि मैथुन के दौरान कुछ लुब्रिकेशन होता है जो मैथुन को आसान बनाता है, तो इसको सिनर, हालांकि हमको ये बोलते हुए थोड़ा सा शर्म भी होता है, संकोच भी होता है, लेकिन क्या करूं, चूंकि बायोलॉजी का चैप्टर है इसलिए। लेकिन पूर्ण पढ़ाई पर ध्यान देना, इस सब चीजों पर जो है सो ज्यादा दिमाग मत लगाना, चूंकि मेडिकल में बैठोगे, इसमें बैठोगे तो काम देगा, और 12th के ऑब्जेक्टिव में काम देगा। अब चलो अगला प्रश्न, तो चल गणेश भाई ये बतलाओ कि इसमें ये बतलाओ, जल्दी बोलने तो मारबो 10 गिनबो 1, दे फाड़ देबो, नस फाड़ देबो, जल्दी बोल जल्दी। मैथुन के क्रिया के दौरान शिश्न में स्नेहन का काम कौन करता है, तो वोल्वोयूरेथ्रल ग्रंथि। अच्छा, पुरुष लिंग के अंतर्गत सहायक ग्रंथि कौन से हैं, तो शुक्राशय, एक जोड़ा शुक्राशय, और एक प्रोस्टेट ग्रंथि इसको कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट बाद में जाकर के प्रोस्टेट कैंसर भी कुछ लोगों को हो जाता है, जो बड़ा ही खतरनाक है। अच्छा, इसके बाद और कुछ धर्म ऐसे हैं जिसमें शिश्न के अगले भाग को काट दिया जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसे आप भी, या मैं बोल देता हूं, कुछ धर्म जैसे इस्लाम धर्म है, उसमें शिश्न के अगले भाग को काट दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसमें खतना उसको कहा जाता है। खतना, चूंकि वो ढीली त्वचा रहती है तो उसको काट दिया जाता है। ये अच्छा, इसके बाद अगला आपको कि प्रत्येक वृषण में लगभग कितने कक्ष होते हैं, तो प्रत्येक वृषण जिसको हाइड्रोसिल भी कहते हैं, तो इसमें लगभग 250 कक्ष होते हैं। कितना होता है, जल्दी बोल रहे रमेश बा, तोरा तो हाइड्रोसिल होता न रे, हाँ, फिर मार्बल लपर हम हंसेगा तो देह फाड़ देंगे। हाँ रमेश बा, तू बोल कि तोरा तो हाइड्रोसिल लगभग कितना में कक्ष होता है, तो 250 कक्ष होता है। कोई गिनता तो है ना, डॉक्टर तो है ना, जान ले, हम हंसने के लिए तुमको बोले। अच्छा, अगला प्रश्न कि वृषण का आकार कैसा होता है, तो मान लीजिए सब लड़का जानेगा, अंडाकार होता है। अच्छा, इसकी लंबाई, इसकी वृषण की लंबाई औसतन कितनी होती है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। चल बोल मुर्गा कट, रजीबा तोरे से पूछ रहे हैं कितनी होती है इसकी लंबाई, तो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर। चल बोल निमोचिया, गणेश बा तोरे से पूछ रहे हैं, तो 2 से 3 सेंटीमीटर ये इसकी चौड़ाई होती है। ठीक, अब वृषण कोश, इसमें वृषण का तापमान लगभग कितना डिग्री कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन में सहायक होता है, तो 2 से 2.5 डिग्री का ताप ये कम करता है। और ये डिग्री, इससे क्या होता है कि शुक्राणु जनन में काफी मदद मिलती है। अच्छा, पुरुष में शुक्राणु बनना कब तक जारी रहता है, तो पुरुष में शुक्राणु बनना आजीवन जारी रहता है। कोई बुढ़वा भी यदि चाहे तो संतान पैदा कर सकता है, 80 वर्ष में संतान पैदा कर सकता है जो बुढ़वा चाहे। हंसना मत, गणेश मारबो दे फाड़ दो हंसो, तब इसमें कि बी प्रैक्टिकल 80 वर्ष में, लेकिन महिला आमतौर पर 50 वर्ष के आयु के बाद वो आपको नहीं
इसमें उनकी क्षमता समाप्त हो जाती है, उसके बाद वो मां बनने लायक लगभग नहीं रहती है, तो लगभग नहीं रहती है। अच्छा, पुरुष में कौन से अवयव बनते हैं और महिला में कौन से अवयव बनते हैं? तो पुरुष में शुक्राणु और महिला में अंडाणु बनते हैं। अंतिम प्रश्न, जरायुज प्राणी किसको कहते हैं? मनुष्य को क्यों जरायुज प्राणी कहते हैं? तो मनुष्य अपने ही जैसे संतान को पैदा देता है, इसलिए जरायुज प्राणी कहते हैं, या सजीव प्रजक है, सजीव जिंदा अपने ही जैसा जन्म देता है, इसलिए उसको जरायुज कहते हैं। इस तरह से सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा। भैया पसंद आया तो इसको एकदम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने मित्रों में बांटो। जय बिहार, जय भारत।